हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th फिज़िक्स में जो आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें जितने भी एमसीक्यूज़ पॉसिबल हैं वो सब हमने एनालिसिस करके आपके लिए यहाँ प्रिपेयर किए हैं। आप वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से सुने। हो सकता है इनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएं। कोशिश करेंगे हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ आपको एक ही शॉट में प्रोवाइड कर दें। अगर वीडियो बहुत लंबी बनती है तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट में यहाँ पे अपलोड करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो रहेगा, चैप्टर है सबसे पहला चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज़। 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखी हैं। अब इनमें 2 ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हैं, या तो आंसर ए रहेगा या आंसर बी रहेगा। कन्फ्यूज़न रहता है सिर्फ यूनिट में कि यूनिट क्या रहेगी एप्सिलॉन नॉट की, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की। तो आपको पता है जो कूलम्स लॉ होता है, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप यहाँ से इजीली जो है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 इज टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल ऑफ मोमेंट P इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज। हमें पता है जो टॉर्क की वैल्यू होती है इन केस ऑफ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कम्स आउट टू बी -PE साइन थीटा, और अगर साइन थीटा को हटाएं तो टाउ कम्स आउट टू बी माइनस टाइम P क्रॉस E, और अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो टाउ विल बी इक्वल टू P क्रॉस E, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज स्केलर, वेक्टर, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q, और वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम +q टू -q। तो हमें पता है जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न यही है कि ऑप्शन नंबर बी को टिक किया जाए या सी और डी में से किसी एक को टिक किया जाए। तो बच्चों जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहती है, वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली डायरेक्शन रहती है फ्रॉम -q टू +q। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जो हमने पहले भी बात की थी कि कूलम लॉ यूज़ करके F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आप ये वाला फार्मूला यूज़ करके यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल के आता है वो रहता है m-1 l-3 t⁴ a²। तो या तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लें या आप यहाँ से कूलम लॉ के फार्मूला से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन -1.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज इज। तो बच्चों ये क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है Q इक्वल टू +-NE। हमें यहाँ पे Q की वैल्यू गिवन थी, हमें फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, दैट इज़ N की वैल्यू इन केस ऑफ दिस मच चार्ज। तो यहाँ से N आप इजीली फाइंड आउट कर सकते थे Q अपॉन E। Q इज़ -1.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज़ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें देखने को मिलता है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r विद डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस ग्राफ में से आपको एक आंसर टिक करना है। बहुत आसान था। किसी भी चार्ज स्फेरिकल शेल के इनसाइड यानी स्फेरिकल शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन में आपको विद इन दी रेडियस चार्ज की वैल्यू
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 यहाँ पे दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसके बाद R पर वैल्यू मैक्सिमम होती है और उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन अभी हम इसी तरह का ग्राफ का लेने वाले हैं, तो आप ध्यान रखिएगा किसी चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के केस में जो आंसर रहेगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है। रीज़न बड़ा सिंपल था, किसी चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज। एयर का जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एयर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ represent variation of electric field intensity due to solid sphere of radius r with distance r from its center। तो अभी हम स्फेरिकल शेल के केस में देख चुके हैं ग्राफ कैसा बनता है ई और आर के बीच में। सॉलिड स्फीयर के केस में जो है वो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती। इनसाइड द होता क्या है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाती है सेंटर से जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी, मान लेते हैं ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है। R पर वैल्यू हमें मैक्सिमम देखने को मिलती है और उसके बाद वैल्यू फिर से डिक्रीज करना स्टार्ट करती है। तो इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर ग्राफ देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ग्राफ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम देन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब डाइपोल रोटेट करना बंद कर देगा। और डाइपोल रोटेट करना कब बंद करता है? जब वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जब एंगल 0 डिग्री हो जाता है, उस केस को हम बोलते हैं दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ध्यान रखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब डाइपोल रोटेट करना बंद कर देगा। डाइपोल रोटेट करना कब बंद करेगा? जब वो अपने आप को अलाइन कर लेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज एंगल बिटवीन P एंड E इज 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? अभी हमने पढ़ा था एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 1 और किसी मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस। एक स्टेशनरी चार्ज इनमें से क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑनली, मैग्नेटिक फील्ड ऑनली, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, एक स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। एक क्लोज सरफेस जो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एनक्रेज कर रहा है, उस केस में जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है? तो ये हमें पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बोलता है दैट फाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के केस में डाइपोल कुछ इस तरह का होता है, जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, यानी अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज 0 हो जाता है। जब चार्ज ही 0 एनक्लोज हुआ तो फाई की वैल्यू भी हमें 0 मिलने वाली है। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन के केस में अगर आपको ध्यान होगा, दिस इज -q + q, कुछ इस तरह का डायग्राम हमें देखने को मिलता है। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कुछ इस डायरेक्शन में हमें देखने को मिलती है। और डाइपोल की डायरेक्शन देखें तो -q से +q, डाइपोल इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल देखने को मिलता है 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 इज
एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन के केस में आपको ध्यान होगा तो कुछ इस तरह का डायग्राम हम देखते हैं, -q + q, दिस इज़ द एक्सियल लाइन। इस पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें ये देखने को मिलती है। डाइपोल की डायरेक्शन भी -q से +q, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में जो एंगल देखने को मिलता है वो मिलता है 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है Q × 2a। Q की यूनिट होती है कूलम, 2a इज डिस्टेंस दैट इज लेंथ ऑफ डाइपोल दैट इज मीटर, सो कूलम मीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, when distance between two charged particle is doubled then force between them becomes। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अगर आप डिस्टेंस को 2 टाइम कर दो तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, फोर्स विल बिकम 1/4 टाइम, सो 1/4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू। ये भी क्वांटाइजेशन से क्वेश्चन है। NQ होता है NE, तो यहाँ से आप N निकाल सकते थे, Q/E। Q की वैल्यू दी है 1 कूलम अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻19। 1 डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻19 अगर आप करेंगे, दिस आंसर कम्स आउट टू बी 6.25 × 10⁻18। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? दैट इज 6.25 × 10⁻18। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड इज। जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो ग्लास रॉड के ऊपर कितना चार्ज आ जाता है? दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन अ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज इट्स मास। जब किसी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव आ जाता है तो उसका मास बताइए, बढ़ता है, कम होता है, सेम रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो जब किसी बॉडी में के ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, यानी किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसका मतलब बॉडी का मास चाहे फ्रैक्शन में बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा, तो इट्स मास इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 20 इज इट सेफ टू बी इनसाइड अ कार ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के टाइम में क्या कार में बैठना सेफ रहता है? तो ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से। बिल्कुल, अगर आप कार के अंदर बैठते हो तो आप बिल्कुल सेफ रहते हो थंडरस्टॉर्म के टाइम में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा यस। क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हाट डज Q1 + Q2 = 0 सिग्निफाइज। तो अगर इसको आप सॉल्व करें, इट कम्स आउट टू बी Q1 = टाइम Q2। इसका मतलब दोनों चार्ज इक्वल हैं बट दोनों का नेचर अपोजिट है, यानी अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा चार्जेज आर इक्वल, यस। चार्जेज आर ऑफ अपोजिट साइन, यस। सो ऑप्शन नंबर सी, बोथ A and B इज द करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लेने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दोनों से यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप इनको ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। पहला क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज। किसी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इन्फिनिटी। किसी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है इन्फानाइट। क्वेश्चन नंबर 2 इज द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम होती है, यानी हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 इज SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है dV/dr, तो इट हैज़ सेम यूनिट एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो, dV इज पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, एंड dr इज डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, सो वोल्ट पर मीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज।
कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। C इज़ इक्वल टू Q बाय V। Q इज़ चार्ज, V इज़ पोटेंशियल। तो अगर आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ m-1 l-2 t4a²। क्वेश्चन नंबर 6 इज in E इक्वल टू -dv/dr, हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट। इसमें नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? बच्चों एक बात और कहना चाहूँगा, आप जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप साथ में सॉल्व करते चलें और लास्ट में देखें आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, E इज़ अपोजिट टू V, नो। E is negative, no. E increases when V decreases, no. E is directed in a direction of decreasing V. Yes, this is the right answer. E is directed in a direction of decreasing V. This is the indication of negative sign here. So option number D is the correct answer. Question number 7 is variation of electric potential due to a point charge for Q less than 0 with 1/r is। बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब भी हम इस तरह की वेरिएशन दिखाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की 1/r के साथ, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/r। तो V का जब 1/r के साथ आप रिलेशन दिखाओगे, दैट रिलेशन विल बी लीनियर, दैट इज़ यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन व्हेन यू सॉल्व दिस। सो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इन दोनों में ही हमें लीनियर बिहेवियर यानी एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। ऑप्शन नंबर बी और डी नहीं हो सकता, ये कर्व आपको देखने को मिलेंगे अगर यहाँ पे ये जो है V का रिलेशन R के साथ स्क्वायर में होता या क्यूब में देखने को मिलता। तो ये तो लीनियर रिलेशन है, या तो ऑप्शन नंबर ए होगी या सी। ऑप्शन नंबर ए तब होती अगर चार्ज पॉजिटिव होता, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड टू बी एट। अर्थ का सरफेस को हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, जीरो पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल या इन्फानाइट पोटेंशियल। तो ये हम आइडियल केस लेके चलते हैं, अर्थ के सरफेस को हम मान के चलते हैं एट जीरो पोटेंशियल। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है फैराड। सो सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए मैंने यहाँ पे एक हिंट आपको छोटा सा लिख के दिया है, E इक्वल टू V/d। तो यहाँ से आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो है वो वैल्यू निकाल सकते थे। V इज़ पोटेंशियल एंड D इज़ डिस्टेंस। तो अगर आप सॉल्व करेंगे दिस कम्स आउट टू बी द सी ऑप्शन, mLt-3a-1। आप इस फार्मूला को यूज़ करके सॉल्व करके चेक कर लें, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ़ रेडियस ऑफ सोप बबल इज़ डबल्ड इट्स कैपेसिटेंस विल बी। सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ डबल। तो अगर आपको ध्यान होगा जो सी कैपेसिटेंस हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, दैट कम्स आउट टू बी जस्ट लाइक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप एग्जैक्ट डेरिवेशन चेक कर लें कि क्या रिलेशन होता है, सी का आर के साथ रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो अगर आप रेडियस 2 टाइम बढ़ा रहे हो तो कैपेसिटेंस भी 2 टाइम बढ़ जाएगी, दैट इज इट विल बिकम डबल्ड। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इनमें से कौन सा फैक्टर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, तो अगर मैं एक सिंपल सा रिलेशन आपको लिख के दूँ कैपेसिटेंस के लिए, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट A/d। तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। एप्सिलॉन नॉट दैट इज़ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, A इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसमें लेंथ, विड्थ, रेडियस, डायमीटर सब आता है। D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, या स्फेरिकल कैपेसिटर है तो बिटवीन 2 स्फीयर्स। सो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट यस अफेक्ट करेगा, एरिया ऑफ प्लेट यस अफेक्ट करेगा, कर्वेचर ऑफ प्लेट का मतलब है रेडियस और डायमीटर यस अफेक्ट करेगा। एक ही ऑप्शन है जो अफेक्ट नहीं करेगा, हमारे फार्मूला में कहीं नहीं आता, तो दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इट्स राइट आंसर इज मटेरियल ऑफ द प्लेट। क्वेश्चन नंबर 13 इज इंक्रीजिंग चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर मीन्स। किसी कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज बढ़ाने का क्या मतलब है। इसका मतलब है आप दोनों प्लेट के बीच की पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रहे हो। तो
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 14 इज चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डबल्ड इफ कैपेसिटी बिकम्स के टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 1/2। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डबल्ड इफ़ कैपेसिटी बिकम्स, तो सी होता है Q/V। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डबल्ड इफ़ कैपेसिटी बिकम्स, अगर कैपेसिटी कितनी हो जाए, अगर चार्ज को आप डबल करना चाहते हो तो कैपेसिटी को 1/2 टाइम होना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा K = 1/2। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डबल्ड इफ़ कैपेसिटी बिकम्स K टाइम्स, वेयर K की वैल्यू क्या रहेगी 1/2। ये देखिए C = Q की जगह अगर आप Q/2V पुट करोगे तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है 2C = Q/V। कैपेसिटी बिकम्स 2 टाइम इफ चार्ज बिकम्स 1/2 टाइम, दैट इज 1/2 टाइम्स K टाइम्स 1/2 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज। अर्थ की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये आंसर निकल के आता है 711 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर 16 इज एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेरिकल कैपेसिटर इज। तो इट्स आंसर इज C = 4πε0r। C का R के साथ रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 17 इज इफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड इट्स कैपेसिटेंस। तो C होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में ε0A/d। अगर आप डिस्टेंस को डबल कर रहे हो तो कैपेसिटेंस विल बिकम्स 1/डिक्रीजेज 2 टाइम्स। सो 17 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी 0 बिकॉज अर्थ इज़ अ गुड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ को हम 0 लेके चलते हैं बिकॉज अर्थ इज़ अ गुड कंडक्टर। अर्थ इज़ एन इन्फानाइट सोर्स एंड सिंक ऑफ चार्ज। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 19 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज ड्रॉन विथ चार्ज +q एट सेंटर। चार्ज Q0 is brought from point B to point C on circle. The work done is, answer is 0 because this surface becomes इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, दैट इज वर्क डन विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 20 इज फॉर अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड इन स्पेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर। किसी पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर यहाँ पे जो है वो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखने का मकसद ही ये होता है कि हम उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकें। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंक्रीजेस। बच्चों अब जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 1 इज किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आर बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किरचॉफ, कई बार ये क्वेश्चन सेपरेटली भी पूछा जाता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है जिसको हम केसीएल के नाम से भी जानते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, दैट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इन किरचॉफ सेकंड लॉ दैट इज़ केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दैट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने दोनों को एक साथ यहाँ पे कंबाइन कर लिया है ताकि आपको दोनों एक साथ क्लियर हो जाएँ। फर्स्ट लॉ बेस्ड है चार्ज पर, सेकेंड लॉ बेस्ड है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 इज ओम्स लॉ इज़ नॉट ओबेड बाय। इनमें से ओम्स लॉ कौन फॉलो नहीं करता, कौन ओबे नहीं करता? तो इलेक्ट्रोलाइट भी ओबे नहीं करते, डिस्चार्ज ट्यूब भी ओबे नहीं करती, वैक्यूम ट्यूब भी ओबे नहीं करती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल इज़। एक आइडियल सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम मान के चलते हैं 0 होता है। कोई इंटरनल रेजिस्टेंस सेल ऑफर नहीं करता फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, फॉर द फ्लो ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डू वी प्रेफर कांस्टेंट वायर फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर? ऑप्शंस हैं लो रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, हाई टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ
रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। कॉन्स्टेंटाइन वायर का जो होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है, दैट्स वाई वी प्रेफर कॉन्स्टेंटाइन वायर फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 5 इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ सेल इज़। तो बच्चों इन सब में जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट रहता है वो रहता है पोटेंशियोमीटर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पोटेंशियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ़ द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर आर डबल्ड देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अगर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी कंडक्टर का हम डबल कर दें तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू ρL/A। अगर आप लेंथ भी 2 टाइम बढ़ा रहे हो, एरिया भी 2 टाइम बढ़ा रहे हो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R विल रिमेन सेम, सो इट आंसर विल बी अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ 4 टाइम्स देन इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, 4 टाइम कर देते हैं या 1/4 टाइम कर देते हैं। बच्चों जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है यानी जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज़ अ मटेरियल प्रॉपर्टी। अगर आप मटेरियल नहीं चेंज कर रहे हो तो आप किसी वायर को स्ट्रेच करो, कंप्रेस करो, उसे बीच से काट दो, इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, इट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, सो इस आंसर विल बी अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 8 इज kWh इज़ द यूनिट ऑफ। इनमें से kWh किसकी यूनिट है? बच्चों ये एनर्जी की यूनिट होती है। किलोवाट आर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, ध्यान रखिएगा। इफ़ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज देन इट्स कंडक्टिविटी विल बी। अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो इसकी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा? तो इस कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, ध्यान रखिएगा। कंडक्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 10 इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन द। इनमें से किसके ऊपर जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है? ना तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती, ना डायमीटर, ना मास, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। अगर मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। कॉपर की आप 1 मीटर की वायर लो, 2 मीटर की वायर लो, दोनों के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 11 इज SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी की जो है वो SI यूनिट क्या होती है? तो R होता है ρL/A एंड रो विल बिकम R into A/L। R is ohm, meter square by meter, it will become ohm meter. Option number C is the right answer. 1 kilowatt R is equal to 1 किलोवाट R किसके इक्वल होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ध्यान रखिएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता? ऑप्शंस हैं VI, V²/R, V²R, I²R। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज़ VI। अब ओम्स लॉ से V होता है IR के इक्वल, तो आप V की जगह IR रखें तो I²R बनेगा। यस, ये होता है। आप I की जगह V/R रख के देखें, I की जगह V/R रख के देखें, इट विल बिकम V इंटू V/R। V²/R भी होता है, यानी इनमें से V²R जो है वो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ़ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ μe, मोबिलिटी ऑफ होल इज़ μh, देन तो जो है होती है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी यानी मूव करने की जो एबिलिटी वो होल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ लेस देन मास ऑफ होल। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। R इक्वल टू ओम्स लॉस है V इक्वल टू IR, सो R विल बी इक्वल टू V/I। V इज़ पोटेंशियल एंड I इज़ करंट, सो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ML2T-3A-2। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विद। इनमें से किसके साथ
जो है वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है, इंक्रीजिंग लेंथ। सो R इक्वल टू रो L बाई ए। यस, अगर आप लेंथ इंक्रीज़ करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यस, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यस, सो आंसर विल बी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 17 इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिंग वायर varies with its length, varies with its mass, varies with its cross sectional area, is independent of its dimensions। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके। रेजिस्टिविटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, ये लेंथ, एरिया, विड्थ इन पे डिपेंड नहीं करती, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायमेंशंस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 इज साइमन्स इज अ यूनिट ऑफ। साइमन इनमें से किसकी यूनिट होती है? बच्चों ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो यहाँ पे हम दो यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैट, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, और सेकंड यूनिट में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो मैं इस वीडियो का पहला पार्ट यहीं पे जो है वो एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने भी साथ में क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं, और अगर आपको वीडियो ये पार्ट अच्छा लगा है तो जल्दी से कमेंट करके बता देना। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर दिया जाएगा। साथ में जिस बच्चे को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए होगी वो कमेंट करके ज़रूर बता दें, उनको हम PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।